हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो अगेन वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 1 सितंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज, सो व्हाट हैपेंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, कल अपन ने इसको डिस्कस भी किया था। अच्छा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं? टोटल देयर आर 15 मेंबर्स। उन 15 मेंबर्स में से पांच देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, जो कि 2 साल के लिए हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं। और जिसमें से अभी इंडिया जो है वो अभी नॉन परमानेंट मेंबर बना हुआ है ना। और अगस्त का जो मंथ था, अगस्त के मंथ में, अच्छा, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रेसिडेंट होता है वो 15 मेंबर्स में रोटेशन चलता रहता है, हर महीने में रोटेशन चलता रहता है। तो अगस्त मंथ में जो प्रेसिडेंट था यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का, वो इंडिया था। और इंडिया का कल लास्ट डे था। तो कल इंडिया ने क्या रेजोल्यूशन बेसिकली प्रेजेंट किया, और उस रेजोल्यूशन में बताया कि सबसे बड़ा जो कंसर्न है ना, वो कंसर्न क्या है? अफगानिस्तान है। और इंडियन गवर्नमेंट बहुत खुश है कि रेजोल्यूशन में इंडिया के कंसर्न को एड्रेस भी किया गया है ना। जरूर इसमें बेसिकली 5 परमानेंट मेंबर्स में से 2 परमानेंट मेंबर्स एब्सेंट रहे, रशिया एंड चाइना दोनों ही एब्सेंट रहे, है ना। और उन्होंने बोला, उन्होंने बेसिकली यही बताया कि अगर हम बात करें, और दोनों ने अपोज किया, मतलब रशिया और चाइना ने दोनों ने अपोज किया। उन्होंने बोला कि हम जब टेररिज्म की बात करते हैं तो हम होल एज टेररिज्म की बात करें, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो वेस्टर्न नेशन और हमारे नेशंस के बीच में टेररिज्म भी डिवाइडेड है, टेररिस्ट ग्रुप डिवाइडेड है। जैसे कि अब अल कायदा उनके लिए टेररिस्ट है ना। और जैसे कि अगर हम बात करें तो अजरबैजान और इन सब में जो टेररिस्ट आ रहे हैं, उनके पर्सपेक्टिव से, यूएस के पर्सपेक्टिव से वो लोग टेररिस्ट नहीं है। सो जैसे उग्रो, ईस्टर्न ईस्टर्न टर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो है वो टेररिस्ट है चाइना के लिए, बट यूएस के लिए वो टेररिस्ट नहीं है। सो हम लोगों ने खुद डिवाइड कर रखा है। सो वही चीज बताई गई, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट खुश है कि रेजोल्यूशन में जो कल प्रेजेंट हुआ उसमें पहली बात तो इंडियन गवर्नमेंट का एक्टिव रोल दिखाया गया, इंडिया का एक्टिव रोल दिखाया गया उसमें, कि रेजोल्यूशन सही तरीके से पास हो जाए। और हाँ, इंडिया के कंसर्न बताया गया अफगानिस्तान को लेकर। ओके, चलो मूविंग फर्दर। सो कल बेसिकली रिपोर्ट निकल के आई इंडिया की इकोनॉमी के बारे में, इंडिया की जीडीपी के बारे में, क्वार्टर 1 का। सो क्वार्टर 1 में इंडिया के हम जीडीपी की बात करें, सबसे पहले हम जीडीपी समझ लेते हैं। अच्छा ठीक है, ये परसेंटेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब तक ये टर्म समझ में नहीं आएगी ना, इकोनॉमिक समझ में नहीं आने वाली। जीडीपी हो गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो गया, फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट हो गया। तो ये होते क्या है? ठीक है, फिर जीवीए क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है, तो अपन को समझते हैं। चलो, तो आज 2 टर्म दिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड द ग्रॉस वैल्यू एडेड। इनका मतलब क्या है? ग्रॉस जीडीपी की हम बात करें तो जीडीपी का जो मतलब है, अगर कभी भी तुमसे पूछा जाए कि जीडीपी का मतलब क्या है, तो जीडीपी का मतलब है द टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री फॉर अ 1 ईयर, फॉर द स्पेसिफिक ईयर और फॉर अ 1 ईयर। एक साल में उस कंट्री में, उस नेशन में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, उसकी वैल्यू, जो भी उसकी टोटल वैल्यू होगी वो जीडीपी में कैलकुलेट होगा। तो वही चीज बताई गई इस क्वार्टर 1 में। अगर हम कंपेयर करें टू द लास्ट ईयर के क्वार्टर से, मतलब लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर से, तो 20.1% से हमारा जीडीपी इंक्रीज हुआ है। बट वहीं हम कंपेयर करें प्री पैंडेमिक के क्वार्टर से, मतलब 2019 2020 के क्वार्टर से, तो उसके बेसिस पर, उसके बेसिस पर हमारा जो वो है क्वार्टर 1 का जो जीडीपी ग्रोथ हुआ है वो कम हुआ है, ठीक है। क्योंकि स्टेग्नेशन जो आया था, कॉन्ट्राक्शन जो हुआ था क्वार्टर 1 में, 24.4% था, और हमने ग्रो कितना किया? 20.1%। सो बल्कि अभी देखा जाए तो ओवरऑल हम लोग अभी डिक्रीमेंट पे ही हैं। ओके, तो ये जीडीपी के बारे में बताया गया। वही ग्रॉस वैल्यू एडिड क्या होता है? अच्छा, जीडीपी की तरह जीवीए है। जीडीपी बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ऑल द इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्रीज को कैलकुलेट करता है, सारे सेक्टर्स को इकट्ठा ले लेता है। एग्रीकल्चर सेक्टर भी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है, सर्विस सेक्टर्स के सारे गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड करके जीडीपी निकल जाता है। लेकिन वहीं ग्रॉस वैल्यू एडिड की हम बात करें तो ग्रॉस वैल्यू एडिड इज अ जीडीपी फॉर अ सिंगल सेक्टर, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ नेशन और इन अ कंट्री फॉर अ स्पेसिफिक, फॉर अ स्पेसिफिक 1 ईयर इन ओनली वन सेक्टर, ठीक है, एक ही सेक्टर में। जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का निकाल दिया, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी निकाला तो वो जीवीए कहलाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड भी जो है ना इंडियन इकोनॉमी में इंक्रीज हुई है।
ओके, वही बताया गया। अब आप गूगल पे सर्च करोगे कि व्हाट इज नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, सॉरी, दिस इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल, बेसिकली नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड व्हाट इज नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड व्हाट इज नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये सारी चीज आपको पता लगानी है, ठीक है। सॉरी, एनएनपी, नेशनल नेशन प्रोडक्ट, इनके बारे में पता लगाना है, नेट और नेशन डिफरेंस होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी भी है, आराम समझ में आएगा। चलो, कल इंडिया ने वैक्सीनेशन के ड्राइव में एक हिस्ट्री क्रिएट करी, एक माइलस्टोन और बेसिकली उन्होंने अचीव कर लिया। तो अभी तक देखा जाए तो अराउंड गवर्नमेंट 65 करोड़ डोसेज एडमिनिस्टर कर चुकी है, मतलब 65 करोड़ डोसेज लग चुके हैं। अब जिसमें से कुछ लोग तो भैया जिनको डबल डोज लगे होंगे, कुछ लोग होंगे सिंगल डोज लगे होंगे, ठीक है। तो कल की हम बात करें तो कल अराउंड इंडिया ने 1.09 करोड़ करोड़ जैब्स लगाए हैं, मतलब कल एक ही दिन में 1.09 करोड़, 1 करोड़ 9 लाख लोगों को वैक्सीन लग गई। इट्स अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट इंडिया के लिए कि इंडिया ने एक ही दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर दिया। और पहली बार नहीं हुआ है, एक बार और हो चुका है कि इंडिया ने 1 करोड़ का जो माइल है वो क्रॉस किया हुआ है। मूविंग फर्दर, सो दिस इज समथिंग अबाउट सिटी, तो हमें सिटी के बारे में नहीं पढ़ना है, विल स्किप दी सिटी न्यूज, ओके। सेम गोज विद द नॉर्थ ईस्ट पेज, तो नॉर्थ ईस्ट पेज में आज कुछ भी ऐसी न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो, तो अपन इसको स्किप करेंगे। मूविंग फर्दर, या सो ऑन दी सदर्न पेज की हम बात करें तो केरला हाईकोर्ट ने बोला है, केरला हाईकोर्ट ने बोला है टू दी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग मिनिस्ट्रीज, है ना, उन्होंने बेसिकली असिस्टेंस मांगी है केरला स्टेट आईटी मिशन से, बहुत सारे बेसिकली एनजीओ से, बहुत सारे नॉन रेसिडेंटल एनआरआई से, है ना, ऑर्गेनाइजेशन से, उन सब से हेल्प मांगी है, उन सबको डायरेक्शन दिया है कि भैया बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक बहुत सारी जो एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन पे आ गई, और लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, डिजिटल एजुकेशन के लिए हमें डिजिटल गैजेट्स होनी चाहिए, लैपटॉप्स होने चाहिए, फोन्स होने चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते ये सारे गैजेट्स, डिजिटल गैजेट्स। तो इसीलिए केरला हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है टू द स्टेट गवर्नमेंट कि भैया आप प्रोस्पेक्ट देखो, टू लुक इनटू द प्रोस्पेक्ट, आप वेबसाइट बनाओ विद द हेल्प ऑफ केरला स्टेट आईटी मिशन, जिसमें कोई भी स्टूडेंट रजिस्टर कर सकता है, इंडिविजुअल, कंपनीज, एनआरआईज, नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सब कोई रजिस्टर कर सकता है। और जो लोग भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं ना टू परचेज ऑफ मोबाइल्स एंड डिजिटल गैजेट्स, कि हम उन स्टूडेंट्स को सप्लाई कर सके, तो वो लोग दे सके। मतलब आप एक तरीके से एक पोर्टल बनाओ विद द हेल्प ऑफ नेशनल आईटी मिशन, स्टेट आईटी मिशन, और उस पोर्टल में आप बेसिकली डोनेशंस ले लो, जो भी कंट्रीब्यूशन देना चाहता है कंट्रीब्यूशन ले लो, और उन कंट्रीब्यूशन का हम यूज करके बच्चों को गैजेट सप्लाई करेंगे, और जो कि उनकी एजुकेशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट न्यूज, इट्स अगेन फ्रॉम द केरला। सो व्हाट हैपन, एक और नया वेरिएंट आया है कोविड 19 का, जो कि अभी इंडिया में एंटर तो नहीं हुआ, बट देयर स्पेकुलेशन कि इंडिया में एंटर कर सकता है। वो साउथ अफ्रीका में अभी आया, एंड द नेम ऑफ द वेरिएंट इज C.1.2 लीनिएज, ठीक है। ये डिटेक्ट हुआ है, जो कि फर्स्ट डिटेक्ट हुआ था साउथ अफ्रीका में, फिर उसके ऑल अदर साउथ एशियन प्रोविंस में भी डिटेक्ट होने लगा। तो केरला ने क्या किया, केरला ने एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग स्टार्ट कर दी। उन्होंने बोला कि जो लोग भी बाहर से आएंगे, स्पेशली फ्रॉम दीज नेशंस, उनका आरटीपीसीआर टेस्ट होगा और उनको क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि फिर से केरला, जो वैसे ही बहुत ज्यादा वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट है कोविड 19 को लेकर, और ज्यादा अफेक्टेड हो। मूविंग फर्दर, सो हुआ क्या, तेलंगाना गवर्नमेंट ने बोला था इन द मंथ ऑफ अगस्त कि हम लोग 1 सितंबर से स्कूल्स खोल देंगे, स्कूल्स खुल जाएंगे, तेलंगाना गवर्नमेंट ने बोल दिया था। हुआ क्या, केरला हाईकोर्ट ने फिर डायरेक्शन दिया था। केरला हाईकोर्ट ने बोला था, पूछा था, आप हमें ये बताइए कि बच्चों के लिए क्या स्कूल जाना कंपलसरी है, मैंडेटरी है? अगर किसी के पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते बिकॉज ऑफ दी फियर ऑफ कोविड 19, तो क्या वो नहीं भेज सकते? क्या मैंडेटरी स्कूल भेजना? इसका आंसर देते हुए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कल एक सर्कुलेशन जारी किया, और सर्कुलेशन में बताया
कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि हम स्कूल्स को रीओपन कर देंगे फ्रॉम द 1 सितंबर, बट 1 सितंबर से जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे स्कूल अटेंड करें। जिनको अटेंड करना है दे कैन अटेंड द स्कूल, एंड दे डोंट वांट टू, दो स्टूडेंट, दो पेरेंट्स जो अलाउ नहीं करते स्टूडेंट को अटेंड करना, फिजिकल क्लासेस के लिए अलाउ करना, तो वो भी बेसिकली परमिसिबल है। जरूरी नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी टू अटेंड दी स्कूल्स, फिजिकल स्कूल्स, ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है। मूविंग फर्दर, सो आज के हम एडिटोरियल की बात करें तो आज के एडिटोरियल में सिर्फ हमारे पास 2 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज अबाउट दी फैरिक विक्ट्री, इसको अपन डिस्कस करेंगे, एंड द नेक्स्ट एडिटोरियल इज अबाउट द टाइम टू बिल्ड ब्रिक्स बेटर, इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन डिस्कस करेंगे। एंड दिस वन, द फैरिक विक्ट्री, सो व्हाट हैपेंड, देखो बताया गया कि बिफोर द फॉल ऑफ काबुल, 15 अगस्त को काबुल का फॉल हुआ था, है ना, काबुल तालिबान के कंट्रोल में आ गया था। उसके पहले ही इमरान खान ने इमरान खान फर्स्ट वर्ल्ड लीडर बन गए थे जिन्होंने वेलकम किया था तालिबान का। उन्होंने बोला था कि आपको अब स्लेवरी से मुक्ति मिल गई है, नाउ यू आर फ्री फ्रॉम स्लेवरी, जो कि आपको अमेरिका 2 डेकेड से स्लेव बना के रखा था 2001 से, है ना। और पाकिस्तान का देखा जाए तो पाकिस्तान का स्टैंड तालिबान को लेकर हमेशा से सॉफ्ट रहा है। पाकिस्तान ने ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तालिबान को पहली बार सपोर्ट कर रहा है, 1990s में भी पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था तालिबान को, उसको सेंट्रल रोल में लाने के लिए, उसको पावर में लाने के लिए। और वो 1990 में वो 3 कंट्रीज, पाकिस्तान अमंग दी 3 कंट्रीज टू हैड अ फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज विद देम। फर्स्ट 3 कंट्रीज में से पाकिस्तान पहली वो 3 कंट्री थी जिसने डिप्लोमेटिक टाइज रखे थे तालिबान के साथ, जब अफगानिस्तान का रूल था 1990s में। और 2001 में जब यूएस ने तालिबान को बेसिकली हटा दिया था, उसको पावर से ड्राइव आउट कर दिया था, उसके बाद भी पाकिस्तान जो है वो तालिबान की लीडरशिप को सपोर्ट करता था, है ना। बलूचिस्तान में, क्वेटा में मिलिटेंट रीग्रुपिंग होती थी, इंसर्जेंसी अफगानिस्तान में स्टार्ट करवाई थी, मिलिट्री की ट्रेनिंग जो है वो तालिबान ने दी। लेकिन ऑथर ने बताया कि देखो तालिबान ने काबुल को कैप्चर तो कर लिया, बट इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी ऑफ द काबुल। मतलब जरूरी नहीं है कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट रहे या तालिबान का स्टैब्लिशमेंट रहे पाकिस्तान के ऊपर। तो पाकिस्तान के लिए हो सकता है कि बहुत ज्यादा अर्ली हो जाए सेलिब्रेशन के लिए, तो पाकिस्तान को वेट करना चाहिए जब तक तालिबान सेटल नहीं हो जाता, जब तक तालिबान अपनी गवर्नमेंट को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फॉर्म नहीं कर लेता, रूल्स एंड रेगुलेशंस या नॉर्म सेटअप नहीं कर लेता, ठीक है। वो ऑथर ने बताया। अब ऑथर ने फिर ये लिखा कि देखो तालिबान की विक्ट्री ठीक है, अभी भी बहुत ज्यादा अनक्लियर है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस में। अगर हम जियोपॉलिटिकल की बात करें, तालिबान की विक्ट्री अभी भी थोड़ी सी बेसिकली बात करें तो अभी भी टर्मोइल में है, पता नहीं कि कब क्या हो जाए, ठीक है। अब देखा जाए पाकिस्तान ने हमेशा तालिबान को सपोर्ट किया, क्योंकि तालिबान इज अ सुन्नी रेडिकल जिहादिस्ट ग्रुप, है ना, और पाकिस्तान उसको हमेशा सपोर्ट करता था। और पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है क्योंकि एक और सिमिलर आइडियोलॉजी का जो एक ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान में ही बेसिकली अटैक कराता है, डेडली अटैक्स कराता है। और वो बेसिकली तालिबान और उसकी आइडियोलॉजी मैच करती है, दोनों की आइडियोलॉजी मैच करती है। तो उस ग्रुप को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है, और तालिबान को इसलिए सपोर्ट करता है कि हम इंडिया को काउंटर कर सके, है ना। और वही ऑथर ने बताया कि देखो पाकिस्तान जो तालिबान को सपोर्ट करता है वो लॉन्ग रन के लिए हमेशा से कभी फेवर नहीं रहा, हमेशा से। यूएस ने भी मुजाहिदीन को सपोर्ट किया था, लेकिन यूएस ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुजाहिदीन से तालिबान निकल के आ जाएगा और उनके लिए हेक्टिक बन जाएगा। सेम गोज विद द सोवियत यूनियन। और तालिबान वही ग्रुप है जिसने अलकायदा का सपोर्ट किया, और अलकायदा वही ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप है, जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा डेडलीस्ट अटैक किया था अमेरिका में। ओके, तो वही बेसिकली बताया गया कि पाकिस्तान के लिए वही पाकिस्तान और सारे नेशंस के लिए वही सही रहेगा जब तालिबान में बेसिकली सारे लोगों को डिग्निटी के साथ, अफगानिस्तान में पीपल के लोगों को सारे डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाए, है ना। अफगानिस्तान को टेररिस्ट हेवन ना बनाया जाए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेवन ना बनाया जाए,
तभी वो रीजनल पावर्स और ग्लोबल पावर्स और इंक्लूडिंग पाकिस्तान के लिए भी बेसिकली बेस्ट इंटरेस्ट में रहेगा। ये ऑथर का कहना है। ओके, मूविंग फर्दर, मूविंग टुवर्ड्स इट्स टाइम टू बिल्ड ब्रिक्स बेटर। अच्छा, इसमें यह बताया गया कि अभी 13 ब्रिक्स समिट होने वाली है, जो कि डिजिटल फॉर्मेट में होगी और इंडिया उसको होस्ट करेगा, है ना, इंडिया चेयरमैन होगा इस बार। तो चेयरमैनशिप बेसिकली हर साल रिपीट होती रहती है, तो 5 ग्रुप है तो 5 में रिपीट होती रहती है। 2012 में बेसिकली इंडिया था चेयरमैन, फिर 2016 में इंडिया चेयरमैन रहा और अभी 2021 में इंडिया चेयरमैन है ना। और ब्रिक्स इज अ 5 नेशन ग्रुप, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो प्रिपरेटरी मीटिंग तो हो गई थी फॉरेन मिनिस्ट्री की, फॉरेन मिनिस्टर्स जो भी ब्रिक्स के कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग हुई थी, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी जून में, और जिसमें उन्होंने वो डिसाइड, उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स रखे थे कि इस ऑब्जेक्टिव्स पर डिस्कशन होगा जब ब्रिक्स का सबमिट किया जाएगा 9 सितंबर को। ठीक है, अब हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, तो ब्रिक्स देखा जाए तो ब्रिक्स रिप्रेजेंट करता है 42% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, जिसमें से 2 मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन तो इंडिया और चाइना है, चाइना और इंडिया है। उसके बाद ब्रिक्स रिप्रेजेंट 30% ऑफ द टोटल लैंड एरिया। ब्रिक्स रिप्रेजेंट 20% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। ब्रिक्स रिप्रेजेंट 16% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, ये बताया गया। अब देखा जाए तो क्वेश्चन उठता है, क्या ब्रिक्स की अभी भी जरूरत है, अभी भी इस कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स सिनेरियो में, सेरा में अभी भी जरूरत है? क्योंकि हम लोग बहुत मीटिंग्स होल्ड करते हैं, समिट्स होल्ड करते हैं, पर उसका रिजल्ट इतना निकल के नहीं आ रहा। इवन दो चाइना और इंडिया दोनों ही ब्रिक्स के पार्ट है, लेकिन चाइना बहुत ज्यादा एग्रेसिव है बेसिकली इंडिया की टेरिटरी को लेकर, ईस्टर्न लद्दाख को लेकर, जिसे इंडिया और चाइना के रिलेशंस बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे आ गए इस डेकेड में। और चाइना और रशिया के रिलेशंस भी बहुत ज्यादा खराब है वेस्ट को लेकर, है ना। दोनों एक साथ मिल तो गए, बट वेस्ट को लेकर उन दोनों के चैलेंजेस बिल्कुल सेम है। और इंटरनल चैलेंजेस भी हैं साउथ अफ्रीका में और ब्राजील में। ब्राजील में तो उनके प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में है ना। तो ये बताया गया। तो क्या अभी भी ब्रिक्स की जरूरत है? तो उस चीज को बेसिकली ऑथर ने बताया कि हाँ, अगर हम बात करें तो ब्रिक्स की जो स्टार्टिंग हुई थी वो 2006 से स्टार्ट हुई थी, लेकिन ब्रिक्स समिट नहीं था, ब्रिक्स मीटिंग थी वो, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर्स मीट किया करते थे, वो भी 4 नेशंस के, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना के। उसके बाद इसको समिट में कन्वर्ट कर दिया गया। अच्छा, हमेशा याद रखना, जब भी समिट है तो मतलब समिट में जितनी भी कंट्रीज समिट में पार्टिसिपेट कर रही हैं उन कंट्रीज के लीडर्स आएंगे। तो समिट इज द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब हाईएस्ट लीडर आने वाले हैं। ठीक है, हमेशा समिट में हाईएस्ट लीडर ही मीट करते हैं, मीटिंग में कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो 2006 में मीटिंग स्टार्ट हुई थी फॉरेन मिनिस्टर्स की, उसके बाद 2009 में इसको समिट में कन्वर्ट कर दिया, और 2010 में साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया, तो ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया ये। ठीक है, तो पहले 4 नेशन थे, साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा। ओके, अगर हम बात करें तो ब्रिक्स क्या सर्व करता है, तो ब्रिक्स सर्व करता है व्हाट, इट्स अ ब्रिज बिटवीन द ग्लोबल नॉर्थ टू द ग्लोबल साउथ। क्योंकि रशिया से स्टार्ट होता है तो रशिया से ग्लोबल नॉर्थ, और ग्लोबल साउथ ब्राजील, या हम साउथ अफ्रीका भी बोल सकते हैं, साउथ अफ्रीका। तो पूरा कनेक्टेड है, रशिया, चाइना, इंडिया, उसके बाद आपका ब्राजील, फिर आपका साउथ अफ्रीका। तो ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ पूरा कनेक्ट करता है ब्रिक्स, और रिप्रेजेंट करता है ग्लोबल नॉर्थ टू ग्लोबल साउथ। और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी चीजें उन्होंने बेसिकली स्टैब्लिश करी है, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक उन्होंने स्टैब्लिश किया, जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना चाहता है इन नेशंस में। या वर्ल्ड में भी हम बात करें तो इट्स ऑन द लाइन ऑफ वर्ल्ड बैंक या फिर आईएमएफ। और वो चाहता है कि हम लोग वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्चुअल सेंटर भी सेटअप किया जाए। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि अभी इमीडिएट गोल्स क्या होने चाहिए। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया भी चेयरमैन है, तो इंडिया के 4 गोल्स हैं। पहला इंडिया का गोल है, इंडिया की पहली प्रायोरिटी, इंडिया के 4 गोल्स हैं याद रखना। इंडिया की पहला गोल है मल्टीलेटरलिज्म लाना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जो कि अभी की सिचुएशन बहुत ज्यादा मुश्किल है। मल्टीलेटरलिज्म लाना मतलब कि सारे कंट्रीज का पार्टिसिपेशन और इंस्टीट्यूशंस को बिल्डअप करने में, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, और इवन दो अभी भी डब्ल्यूएचओ, सब में हो। क्योंकि अभी हम बात करें वर्ल्ड बैंक में सबसे ज्यादा शेयर यूएसए का है, आईएमएफ बात करें यूएसए का है, लेकिन सबका रोल होना चाहिए। कम ज्यादा से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबका मल्टीलेटरलिज्म होना चाहिए सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो ये पहला रोल है, ये पहला प्रायोरिटी रहेगी, पहला रोल होगा, पहला गोल होगा इंडिया का। लेकिन वही ऑथर ने बताया कि ये
थोड़ा सा भी अनअचीवेबल दिख रहा है, क्योंकि यूएस और चाइना दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में है, और उसके साथ साथ कोविड-19 का पैंडेमिक आ गया। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि मल्टीलेटरिज्म इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में आए। देन सेकंड जो गोल है वो है टेररिज्म को काउंटर करना, टू कॉम्बैट टेररिज्म। और देखा जाए तो अभी टेररिज्म बहुत ज्यादा फैला हुआ है यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में और अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। और इवन तो अभी अफगानिस्तान में देखा जाए तो हमें अटेंशन लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, ये बताया गया। फिर यही बताया गया चाइना जरूर बेसिकली पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, लेकिन उसका टेररिज्म से हमेशा अगेंस्ट में रहा है कि टेररिज्म को हम अगेंस्ट में रहेंगे, टेररिज्म को हटाना चाहिए। वो हमेशा से रहा है कि इंटरनेशनल टेररिज्म ग्रुप्स को हटा देना चाहिए, एलिमिनेट कर देना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को लेकर ब्रिक्स कुछ स्टेप्स ले सकती है, और उसका प्लान भी है कि वो ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान बनाए, जिससे हम रेडिकलाइजेशन से फाइट कर सकें, रेडिकलाइजेशन से फाइट कर सकें, टेररिज्म फाइनेंस, जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग करते हैं और इंटरनेट का जो मिसयूज करते हैं टेररिस्ट ग्रुप, उस चीज को खत्म कर सकें। ओके, थर्ड जो गोल रहेगा इंडिया का, वो रहना चाहिए कि टेक्नोलॉजी और डिजिटल सॉल्यूशन को प्रमोट करे फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए, जो कि इंडिया कर भी रहा है ना। और चौथा जो गोल है वो है पीपल टू पीपल इंटरेक्शन या कोऑपरेशन, लेकिन वो अभी मुश्किल है बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। तो पीपल टू पीपल इंटरेक्शन तो नहीं हो सकता, तो वो गोल अभी थोड़ा फार फेच लग रहा है, अभी अभी पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, ये तीन गोल जो है दैट कैन बी पॉसिबल। पहला, हमेशा याद रखना, मल्टीलेटरलिज्म लाना टू द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। दूसरा, आपका काउंटर टेररिज्म, है ना। तीसरा, आपका डिजिटलाइजेशन लाना फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने के लिए। फोर्थ, द फोर्थ वन इज इट्स अबाउट द पर्सन टू पर्सन कोऑपरेशन या इंटरेक्शन। ओके, नाउ फिर आगे यही बताया गया टेक अवे, जिसमें टेक अवे में यही बताया गया कि पांच पावर जो है अगर वो कंबाइन हो जाए किसी भी एक पॉइंट पर, तो एक मल्टी चैलेंजेस जो भी है ना उन सबको हटा सकती है। लेकिन हाँ, अभी भी डिस्पैरिटी ब्रिक्स में दिख रही है, क्योंकि चाइना इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा राइज कर गया, तो बहुत ज्यादा इम्बैलेंस क्रिएट हो गया ब्रिक्स को। और ब्रिक्स बनाया इसीलिए गया था। ब्रिक्स बनाने का मेन पर्पस क्या था? मेन पर्पस यही था कि यूएस का जो डोमिनेंस है, यूएस का डोमिनेंस कम किया जाए, इसीलिए बनाया गया था ब्रिक्स। ठीक है, जो डोमिनेंस दिखा रहा है ना, जो डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए ब्रिक्स को बनाया गया था। लेकिन अब चाइना, जो कि इकोनॉमिकली सुपर पावर बन चुका है, वो कहीं इस प्रिंसिपल के अगेंस्ट ना चला जाए, ये ऑथर ने बोला है। मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज में हम बात करें तो एनआरसी की बात है। पहला न्यूज एनआरसी से रिलेटेड है। तो यही बताया गया कि 2 साल हो चुके हैं एनआरसी को ड्राफ्ट को बने हुए, लेकिन अभी भी लाखों लोग डायलेमा में हैं। डायलेमा में इसी वजह से क्योंकि अराउंड 27 लाख पीपल जो है ना, 27.5 लाख पीपल, वो जो पब्लिकेशन आई थी, एनआरसी की पब्लिकेशन आई थी, वो उसमें आउट हो गए थे। उसके बाद 8.5 लोगों को इंक्लूड भी किया गया, लेकिन 19 लाख लोग अभी भी बेसिकली टर्मोइल में है, कंफ्यूजन में है कि वो एनआरसी की लिस्ट में है कि नहीं। ओके, इस चीज को लेकर वही बताया जा रहा है कि लोग अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है। उनका आधार तो एनरोलमेंट करा दिया गया, सब ले लिया गया, बट एनआरसी की लिस्ट में उनको इंक्लूड नहीं किया गया। तो उस चीज को लेकर गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। मूविंग फर्दर, सो अभी उत्तराखंड में इलेक्शंस आने वाले हैं, जिसको लेकर कांग्रेस जो है, कांग्रेस अपना 2019 लोकसभा में जो उसका मैनिफेस्टो था अबाउट दी न्याय को लेकर, वो न्याय फिर से उत्तराखंड असेंबली में, वो मैनिफेस्टो में उनका मेन प्रोग्राम रहेगा। अब न्याय है क्या? तो न्याय इज समथिंग अबाउट दी मिनिमम इनकम गारंटी, और उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि अराउंड 5 करोड़ लोगों को वो हर साल उनकी फैमिलीज को उनके बैंक अकाउंट में 72,000 रुपीज डिपॉजिट करेंगे, कि जो फाइनेंशियल इनइक्वालिटी जो है इंडिया में, वो फाइनेंशियल इनइक्वालिटी खत्म हो। सो वेंकैया नायडू, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है एंड इज ऑल्सो द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उनका कहना है कि 5,000 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं फ्रॉम बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी हैं, और काउंसिल्स के भी 5,000 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर कोई 5,000 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन में से अगर लॉ मेकर्स डिसिप्लिन नहीं दिखाते हैं, इन लोगों को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मतलब दे आर द लॉ मेकर्स, तो अगर वो डिसिप्लिन नहीं दिखाते हैं, तो ये मतलब ये समझ लो कि दे कैन डिसरप्ट द लाइफ ऑफ द पीपल एंड ड्रीम्स ऑफ द नेशन। तो इसीलिए इनको सबक सिखाने के लिए वोटर्स को ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन डिसरप्टर है,
कौन नेशन के ड्रीम्स के साथ खिलवाड़ कर रहा है, कौन पीपल्स के लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो और ये चीज उन्होंने बेसिकली प्रणब मुखर्जी की बात करें तो प्रणब मुखर्जी को की डेथ हुई हुई है, डेथ है, फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी थी कल। और तो उन्होंने लेक्चर दिया था, उस लेक्चर में उन्होंने बताया कि वोटर्स की ड्यूटी बनती है कि वो जो डिसरप्शन क्रिएट करते हैं ना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उनको सबक सिखाया जाए। ओके, मूविंग फर्दर। सो कल इंडिया के एनवॉय, तो इंडिया के एनवॉय कौन थे? दीपक मित्तल, जो कि इंडियन एम्बेसडर टू कतर है। उन्होंने कल दोहा में मीट किया तालिबान लीडर्स के साथ और यही डिस्कस किया कि इंडिया और तालिबान के क्या रिलेशंस होने चाहिए अब। ओके, अब शार्क को लेकर भी बहुत ज्यादा बेसिकली मिसकंसेप्ट, वो बहुत ज्यादा कंसर्न है, क्योंकि शार्क में बेसिकली अफगानिस्तान भी है और अफगानिस्तान आया था, बाद में आया लेकिन आया था बेसिकली जब हामिद करजाई बेसिकली प्रेसिडेंट थे, तब शार्क में अफगानिस्तान की एंट्री हुई थी। लेकिन अभी दिक्कत यह है कि तालिबान अभी सही तरीके से गवर्नमेंट को फॉर्म नहीं किया और शार्क नेशन में भी लीडरशिप रोटेट होती रहती है हर साल। और इस बार शार्क का जो लीडर है या होस्ट नेशन है वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान इंसिस्ट कर सकता है कि अफगानिस्तान को भी आने दिया जाए शार्क मीटिंग में, शार्क समिट में। तो इस चीज को लेकर इंडिया की बहुत बड़ी कंसर्न है। लेट्स सी क्या होता है ना, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट फॉर्म ही नहीं हुई तालिबान में। गवर्नमेंट को पहले फॉर्म तो होने दो, तब आप जाके शार्क समिट में परमिशन देने दो। यही इंडिया का कंसर्न रहेगा और पाकिस्तान अफगानिस्तान को सपोर्ट करेगा कि आना चाहिए। कल जो 9 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उन्होंने एक साथ ही बेसिकली एक ही स्ट्रोक में ओथ ली और ओथ सीजीआई ने दिलवाई उनको, है ना। सीजीआई ने, प्रेसिडेंट भी दिलवा सकता है लेकिन सीजीआई भी दिलवा सकता है। प्रेसिडेंट भी ओथ दिलवा सकता है, एडमिनिस्टर कर सकता है, और सीजीआई भी एडमिनिस्टर कर सकता है, दोनों कर सकते हैं। तो ये कंफ्यूजन की बात नहीं है। लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि प्रेसिडेंट ओथ नहीं एडमिनिस्टर करवा सकता। प्रेसिडेंट भी करवा सकता है, सीजीआई भी करवा सकता है, दोनों करवा सकते हैं। ओके, और अब देखा जाए तो ये पहली बार हुआ है कि एक ही स्ट्रोक में 9 सुप्रीम कोर्ट जजेस को ओथ दिलाई गई हो। सो एनवी रमन्ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये बात तो है, नो डाउट। एंड इज अ फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट ऑल्सो, है ना। तो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट भी है। सो या इट्स डूइंग अ वेरी वेरी ग्रेट जॉब इन दी सुप्रीम कोर्ट, इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम राइट नाउ। बहुत सारे अच्छे जजमेंट्स भी दिए उन्होंने। ओके, एंड नाउ अब अगर हम बात करें तो 34 का कोरम होता है और 34 का कोरम करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए अगर हम बात करें तो सिर्फ एक वैकेंसी बची हुई है। 33 जजेस हो चुके हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में। तो ये पहली बार हुआ है इंडिया की इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री में कि सिर्फ एक वैकेंसी बची हुई हो। मूविंग फर्दर, सो फ्रॉम द वर्ल्ड न्यूज अगेन। सो आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया है कि इस बार अराउंड 24% ऑफ द रेन शॉर्टफॉल हुई है। जो हमने फोरकास्ट किया था कि इतनी रेनफॉल गिरेगी, उससे 24% कम रेन गिरी है। ओके, और अब रेन गिरने के कम चांसेस, रेनफॉल होने के कम चांसेस हैं, क्योंकि जुलाई में सबसे ज्यादा रेन होती है, फिर अगस्त में ज्यादा रेन होती है, उसके बाद जून, उसके बाद सितंबर। तो 4 मंथ्स होते हैं मॉनसून के, इसमें से सबसे कम रेनफॉल बेसिकली सितंबर में होती है। और सितंबर में यही बताया गया कि बहुत अनलाइकली है कि रेनफॉल हो सितंबर में। देन ये तो हमें पता लग गया था कि यूनियन गवर्नमेंट ने अराउंड 2 करोड़ वैक्सीन सप्लाई करी है टू दी स्टेट, डिफरेंट स्टेट्स के वो स्कूल स्टाफ्स को, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो, सबको वैक्सीन प्रोवाइड करें। लेकिन कल एक डिसीजन भी लिया गया, उस डिसीजन में बताया गया कि हम लोग एक डोज जो है वो वैक्सीनेशन का दे देंगे सारे स्कूल स्टाफ्स को बिफोर सितंबर 30। ये गवर्नमेंट ने बोला है। मूविंग फर्दर, सो ऑन द इंटरनेशनल न्यूज, सो यूएस पूरे तरीके से एग्जिट कर गया तालिबान से, जिसके चलते तालिबान ने बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया, है ना। सो यूएस एग्जिट फ्रॉम द तालिबान एंड तालिबान सेलिब्रेट द, यूएस एग्जिट फ्रॉम द अफगानिस्तान एंड तालिबान ने विक्ट्री सेलिब्रेट करी। सो या तो तालिबान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि उनकी वॉर हमेशा हमेशा से यूएस के अगेंस्ट में रही और उन्हीं उसी को लेकर वो एक तरीके से हम ये देख समझ सकते हैं कि अब यूएस वॉर हार गया और तालिबान ने अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द टुडेज न्यूज़पेपर, जो कि वर्ल्ड न्यूज स्पेशली, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज दिस वन, कि चाइना ने पहला फर्स्ट रोड रेल ट्रांसपोर्ट लिंक खोल दिया है टू द इंडियन ओशन। अब बना क्या सा देखना, यहां है, अगर पूरा ये वर्ल्ड मैप होता ना तो यहां है क्या, सिंगापुर। अब सिंगापुर से बाय सी रूट यंगून पोर्ट पर
गुड्स पहुंचे, है ना, सिंगापुर से यंगून पोर्ट्स पे गुड्स पहुंचे, और उसको यहां से अब क्या हुआ, रेलवे ट्रैक बना दिया, जो कि चाइना का हमेशा से इनिशिएटिव है ना, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जिसके चलते उन्होंने रेलवे ट्रैक बनाए, ठीक है, म्यांमार चाइना से, चाइना के चिंगौर से और म्यांमार के यंगून से कनेक्ट होता है। सो कल इसका इनॉग्रेशन हुआ और कल चाइना ने ओपन कर दिया फर्स्ट रोल रेड फर्स्ट रोड रेल ट्रांसपोर्ट लिंक टू द इंडियन ओशन, बाय सी रूट से कनेक्ट हुआ, उसके बाद बाय रेल, उसके बाद बाय रोड। ओके, सो म्यांमार से चाइना ने रेलवे ट्रैक ओपन कर दिया। ओके, सो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है चाइना के लिए, बट इट्स नॉट गुड फॉर इंडिया एंड स्पेशली इंडियन ओशन नेशंस के लिए। मूविंग फर्दर, सो रैमसे मैग्सेसे के अवार्ड करें तो रैमसे मैग्सेसे अवार्ड जो है बेसिकली ऑल्सो नोन एज दी नोबेल प्राइज, एशियन नोबेल प्राइज बोल सकते हैं इसको, एशियन नोबेल प्राइज के नाम से जाना जाता है, एशियन नोबेल प्राइज। ओके, और ये बेसिकली 5 लोगों को दिया गया, जिसमें से बांग्लादेश के वैक्सीन साइंटिस्ट जो हैं उनको मिला है, एंड पाकिस्तान को भी मिला है, तो टोटल 5 रेसिपेंट्स। तो याद रखना, डॉक्टर फिरदौशी कादरी जो कि बांग्लादेश से हैं वैक्सीन वाले, देन अमजद काविज, ये लिख लेना, देन फिलीपींस के फिशर एंड कम्युनिटी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं रॉबर्ट बैलॉन, देन अमेरिकन है स्टीफन मंसी, देन ह्यूमैनिटेरियन वर्क किया, देन इंडोनेशियन के टॉर्च बियरर है ना, जर्नलिज्म को लेकर वॉचडॉग, वो बताया गया, ठीक है। चलो, सो दीज आर दी बेसिकली 5 रेसिपेंट्स ऑफ दी रेमन मैग्सेसे अवार्ड। सो जस्ट राइट डाउन सम नोटबुक जहां पर लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रहे। सो आज न्यूज़पेपर में कम न्यूज़ है, कम इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बट दीज आर द ओनली इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम द टुडेज न्यूज़पेपर। सो दिस द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज़, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।